नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और भौतिक विज्ञान ना सिर्फ मोटी-मोटी किताबों या क्लासरूम तक सीमित नहीं है। हाँ, मतलब ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। एकदम सही। मतलब आप खुद सोचिए, ठंड में लोहे के पाइप अचानक क्यों फट जाते हैं? या भारी सामान उठाने में क्या विज्ञान है? ये सब असल में हमारे आसपास ही हो रहा है। तो आज हम इन्हीं मजेदार कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। इसका सही उत्तर है द्रव्यमान और त्वरण का। अच्छा, मतलब आम बोलचाल में तो हम अक्सर बल को सिर्फ भारी वजन से जोड़ देते हैं। हाँ, ये बहुत आम गलतफहमी है। बल दरअसल सिर्फ वजन में ही है। तो फिर क्या है? मतलब ये किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसकी गति बदलने की दर, जिसे हम त्वरण कहते हैं, उसका सीधा परिणाम होता है। ओहो, मतलब सिर्फ भारी होना काफी नहीं है, उसमें गति का बदलाव भी जरूरी है। बिल्कुल, बिना त्वरण के बल नहीं बनता। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। भार में परिवर्तन होता है, मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है। इसका सही उत्तर है भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। मतलब इंसान जिस चीज से बना है वो मात्रा है जो कभी नहीं बदलती। एकदम सही एनोलॉजी है। और जो भार है वो बस एक खिंचाव है। गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव है ना? हाँ, जो कि जगह के साथ बदलता रहता है। चांद पर गुरुत्वाकर्षण कम है तो भार भी कम हो जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जी। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है, घटता है, वही बना रहता है, 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है? सही उत्तर है बढ़ता है। पृथ्वी तो गोल है ना, तो फिर ये मान अलग अलग क्यों होता है? देखो, पृथ्वी एकदम परफेक्ट गोल नहीं है, वो ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। अच्छा, तो इसका मतलब हम ध्रुवों पर पृथ्वी के केंद्र के ज्यादा पास होते हैं? बिल्कुल। और केंद्र के जितने पास होंगे, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव उतना ही बढ़ेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाँ। शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है? इसका सही उत्तर है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ये तो सीधे पिछले सवाल से जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल। अभी हमने बात की ना कि ध्रुवों पर जी का मान बढ़ता है, तो जाहिर है कि शरीर का वजन भी वही सबसे ज्यादा महसूस होगा। एकदम सही पकड़े हैं। गुरुत्व ज्यादा होगा तो वजन भी ज्यादा ही होगा ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है, चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता है, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है। इसका सही उत्तर है चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। मतलब चांद हमें नीचे की तरफ कम ताकत से खींचता है। बिल्कुल। कम गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो खिंचाव बहुत कमजोर हो जाता है। अच्छा, इसीलिए वहां लंबी लंबी छलांगे लगाना आसान हो जाता है। हाँ, आप अपनी उसी ताकत से चांद पर बहुत ऊंचा उछल सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है। 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य है 20 जूल, 200 जूल, 981 जूल, 0 जूल। सही उत्तर है 0 जूल। अरे, मतलब 20 किलोग्राम का वजन पकड़े खड़े रहो और काम शून्य? हाँ, विज्ञान के हिसाब से तो 0 ही है। पर यार, इंसान के हाथ तो दर्द करने लगेंगे ना। आपकी ऊर्जा तो पक्का खर्च होगी, पर भौतिकी में कार्य तब तक नहीं माना जाता जब तक कोई विस्थापन ना हो। मतलब चीज का अपनी जगह से हिलना जरूरी है। एकदम सही। सिर्फ पकड़े रहने से वैज्ञानिक कार्य 0 ही होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जी। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है कोई भी कार्य नहीं, ऋणात्मक कार्य, धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं, अधिकतम कार्य। सही उत्तर है कोई भी कार्य नहीं। ये तो पिछले वाले नियम का ही दूसरा उदाहरण हो गया। बिल्कुल। चाहे आप दीवार को धक्का देते देते पसीने से नहा लें, अगर दीवार 1 इंच भी नहीं हिली तो काम शून्य। हाँ, विज्ञान बहुत सख्त है इस मामले में। विस्थापन नहीं तो कार्य नहीं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है,
क्योंकि तेज चल सके, फिसलने की संभावना कम हो जाए, शक्ति संरक्षण हेतु, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। सही उत्तर है, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। ये तो हम सब अनजाने में करते ही हैं ना। हाँ, आगे झुकने से हमारे शरीर का जो गुरुत्व केंद्र है वो पैरों के आधार के ठीक ऊपर आ जाता है। अच्छा, जिससे हमारा बैलेंस बना रहता है। बिल्कुल, और पीछे की तरफ गिरने का डर खत्म हो जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जी बिल्कुल। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती है। इसके पीछे ईश्वरीय प्रभाव है। यह एक आश्चर्य है। सही उत्तर है, इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। मतलब किसी भी चीज के खड़े रहने का सबसे बड़ा रहस्य यही है। गुरुत्व केंद्र की वो सीधी रेखा आधार के क्षेत्रफल के भीतर रहेगी, वस्तु कभी नहीं गिरेगी। जिस दिन वो रेखा बाहर गई, मीनार गिर जाएगी। हाँ बिल्कुल, ताश के पत्तों की तरह। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है। जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है, अतः उसकी यह कठोरता पाइप को तोड़ देती है। जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। जमने के बाद पानी की पाइप का धातु गल जाता है। सही उत्तर है, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। ये तो बड़ा अजीब है। मतलब चीजें ठंडी होने पर तो सिकुड़ती है ना। ज्यादातर चीजें सिकुड़ती हैं, पर पानी का व्यवहार अलग है। पानी जब बर्फ बनता है तो उसे फैलने के लिए ज्यादा जगह चाहिए होती है। ओहो, और यही फैलाव पाइप की दीवारों पर जोर डालता है। बिल्कुल, वो इतना भयानक दबाव होता है कि लोहे के मजबूत पाइप भी फट जाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जी। पानी से भरी डार्ट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि जमने पर बोतल सिकुड़ती है। जमने पर जल का आयतन घट जाता है। जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। कांच ऊष्मा का कुचालक है। इसका सही उत्तर है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। ये तो बिल्कुल पाइप फटने वाला ही कॉन्सेप्ट हुआ ना। हाँ, बस यहाँ बंद बोतल है। जब आप बोतल पूरी भरकर ढक्कन लगा देते हैं तो पानी को फैलने की जगह नहीं मिलती, और फिर जमते समय वो कांच पर दबाव डालता है। एकदम सही, और इसी फैलाव की वजह से बोतल टूट जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाँ। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा। आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। पानी जम जाएगा। सही उत्तर है, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। ये पानी तो सच में बहुत अजीब बर्ताव करता है। इसे विज्ञान में पानी का असामान्य फैलाव कहते हैं। 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी आम चीजों की तरह ही सिकुड़ता है। अच्छा, और उसके नीचे जाने पर? उसके नीचे जाने पर वो अचानक से फैलने लगता है। इसीलिए आयतन पहले घटता है और फिर बढ़ने लगता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिल्कुल। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? नाव के भार से कम, नाव के भार से ज्यादा, नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है, नाव के भार के बराबर। इसका सही उत्तर है, नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। तो यही वो कारण है जिससे इतनी भारी लोहे की नाव डूबती नहीं है। एकदम सही, ये प्लवन या तैरने का मूल नियम है। मतलब कोई भी वस्तु तैरने के लिए अपने डूबे हुए हिस्से के बराबर ही पानी हटाती है। हाँ, और वही विस्थापित पानी नीचे से नाव पर बल लगाता है, जिससे वो तैरती रहती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जी। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, गति के पहले और दूसरे नियम का संयोजन? सही उत्तर है गति का पहला नियम। अच्छा, मतलब जब हम कालीन को डंडे से पीटते हैं तो वो पीछे चला जाता है? हाँ, डंडे की वजह से कालीन तो गति में आ जाता है, पर धूल वहीं रह जाती है। बिल्कुल, गति के पहले नियम यानी जड़त्व के कारण धूल के कण अपनी स्थिर अवस्था में ही रहना चाहते हैं और अलग होकर गिर जाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। सही उत्तर है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। मतलब बर्फ इतनी चिकनी होती है कि पैर जमीन को पकड़ ही नहीं पाते। एकदम सही बात है, घर्षण ही वो बल है जो हमारे पैरों को आगे बढ़ने के लिए
जमीन पर मजबूत पकड़ देता है। तो बर्फ पर वो पकड़ नहीं मिल पाती, इसलिए हम फिसल जाते हैं। हाँ, बिना घर्षण के चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इन रहस्यों को डिकोड करते हैं। रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि बर्फ मुलायम एवं स्पंजी होता है, जबकि रोड़ी कठोर होती है। पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। बर्फ पर घर्षण बल रोड़ी की तुलना में अधिक होता है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। देखिए, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि चलने के लिए सतह का खुरदरापन बहुत जरूरी है। अच्छा, तो मतलब फ्रिक्शन चाहिए ही चाहिए। एकदम। ये खुरदरापन ही पैरों को आगे धकेलने के लिए एक जरूरी रिएक्शन फोर्स या प्रतिक्रिया बल देता है। जैसे मोजे पहनकर चिकने फर्श पर दौड़ना मुश्किल होता है ना, वैसे ही बर्फ की सतह पर घर्षण नहीं होता तो पैर फिसल जाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, क्योंकि लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्यकारी होता है। खींचने की अवस्था में सड़क के संपर्क में बैरल का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है। उपरोक्त विकल्पों के अतिरिक्त कोई विकल्प? सही जवाब है लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। हाँ, रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। बिल्कुल। मानव इतिहास में पहिए का आविष्कार इतना क्रांतिकारी इसीलिए तो साबित हुआ था। जब किसी भारी चीज को लुढ़काया जाता है तो जमीन के साथ उसका संपर्क क्षेत्र न के बराबर रह जाता है। तो संपर्क कम यानी घर्षण भी कम। सही पकड़ा। संपर्क जितना कम होगा घर्षण उतना ही कम लगेगा और काम एकदम आसान हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर पहले जितना होगा, थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। इसका उत्तर है थोड़ा ऊपर आएगा। अब देखने में पानी तो दोनों जगह एक जैसा लगता है, लेकिन समुद्री जल में हम जानते हैं नमक और अन्य खनिज घुले होते हैं। अच्छा, खारेपन की वजह से ऐसा होता है? जी। इस नमक के कारण समुद्र के पानी का घनत्व या कह लें गाढ़ापन नदी के सादे पानी से काफी अधिक हो जाता है। ये गाढ़ा पानी जहाज को नीचे से अधिक उत्प्लावन दल यानी बॉइंट फोर्स देता है। ओहो, तो इसी बॉइंट फोर्स से वो ऊपर उठता है। बिल्कुल, इसी से जहाज थोड़ा ऊपर की तरफ उठ जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम। लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। पारा पानी से भारी है। सही उत्तर है लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। विज्ञान का एक बहुत ही सीधा सा नियम है कि कोई भी वस्तु उस द्रव में तभी तैर सकती है जब उस द्रव का घनत्व वस्तु से ज्यादा हो। मतलब द्रव भारी होना चाहिए वस्तु से। हाँ, पानी हल्का है तो लोहा डूब जाता है, लेकिन पारा इतना घना और भारी होता है कि लोहे की कील उसके ऊपर आराम से तैरने लगती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? विस्थापित पानी के भार के बराबर, विस्थापित पानी के भार से कम, विस्थापित पानी के भार से अधिक, विस्थापित पानी के भार से संबंधित नहीं। इसका जवाब है विस्थापित पानी के भार के बराबर। यह तो सीधा आर्किमिडीज का सिद्धांत है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि पानी का एक टैंक खचाखच भरी हुई बस की तरह है। हाँ, जगह बिल्कुल नहीं अंदर। सही कहा। तो जब कोई वस्तु अंदर जाती है तो उसे अपनी जगह बनाने के लिए पानी को हटाना पड़ता है। तो वो जितना पानी हटाएगी उतना ही फोर्स लगेगा? बिल्कुल। वो जितना पानी हटाती है, पानी भी उसे उतनी ही ताकत से वापस ऊपर की तरफ धकेलता है। इसी कारण पानी में चीजें हल्की महसूस होती हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है। बर्फ पानी के जमने से बनती है। बर्फ ठोस है जबकि अल्कोहल द्रव है। बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। सही विकल्प है
बर्फ पानी से हल्की होती है और तथा अल्कोहल से भारी होती है। अल्कोहल का घनत्व पानी और बर्फ दोनों की तुलना में कम होता है। मतलब अल्कोहल ज्यादा हल्का होता है। जी, इसीलिए जो बर्फ पानी के गाढ़ेपन के कारण उसमें आसानी से तैर रही होती है, वो अल्कोहल जैसे हल्के द्रव में जाते ही सीधे पत्थर की तरह डूब जाती है। सब कुछ घनत्व का ही खेल है। एकदम। यहाँ सब कुछ घनत्व के गणित पर ही निर्भर करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती। पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है। गोली तैर नहीं सकती। उत्तर है पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। पारा सच में एक बहुत ही अद्भुत तत्व है। हाँ, रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड रहता है। बिल्कुल। ये एकमात्र ऐसा धातु है जो सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में रहता है, पर तरल होने के बावजूद इसके कण इतने पास और सघन होते हैं कि इसका घनत्व ठोस स्टील से भी ज्यादा हो जाता है। अरे वाह! इसीलिए स्टील भी तैरने लगता है। हाँ। इसीलिए भारी स्टील भी इसमें डूबने के बजाय तैरता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो ये बाल्टी की पैंदी में बैठ जाएगी, ये पारे की सतह पर तैरेगी, ये घुल जाएगी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है यह पारे की सतह पर तैरेगी। ये प्रश्न दरअसल पिछले सिद्धांत का ही एक व्यवहारिक रूप है। मतलब नियम तो वही रहेगा चाहे कील हो या गेंद। एकदम सही। चाहे वो छोटी सी लोहे की कील हो, स्टील की गोली हो या फिर लोहे की बड़ी सी भारी गेंद, वस्तु का आकार बदलने से भौतिकी का घनत्व वाला नियम थोड़ा ना बदलता है। तो पारे का घनत्व ज्यादा है इसलिए वो तैरेगी। जी, पारे का घनत्व लोहे से ज्यादा है तो गेंद हमेशा सतह पर ही तैरेगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। सही उत्तर है 4 डिग्री सेल्सियस। यह पानी का मतलब सबसे अनोखा और जीवनदायी गुण है। ज्यादातर तरल पदार्थ जमने पर सिकुड़ते हैं, लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं है। अच्छा। पानी का बर्ताव अलग होता है। हाँ, पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा घना होता है और उससे नीचे जाने पर फैलने लगता है। इसी गुण के कारण सर्दियों में झीलें केवल ऊपर से जमती हैं और नीचे मछलियां जिंदा रहती हैं। बिल्कुल। बर्फ के नीचे का पानी तरल रहता है जिससे मछलियां सुरक्षित रहती हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। आयतन, भार, द्रव्यमान, घनत्व। इसका उत्तर है घनत्व। घनत्व किसी भी पदार्थ का एक आंतरिक गुण है जो उसकी मात्रा पर निर्भर नहीं करता। मतलब मात्रा कम हो या ज्यादा, घनत्व वही रहेगा। एकदम। उदाहरण के लिए अगर 1 चम्मच समुद्र का पानी लिया जाए और एक पूरी बाल्टी समुद्र का पानी लिया जाए तो दोनों का भार और आयतन तो अलग होगा, पर खारापन उतना ही होगा। जी, उनके खारेपन और घनत्व का स्तर बिल्कुल एक समान रहेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? समुद्री पानी में प्रदूषण कम होता है। समुद्री तरंगे तैराक को तैरने में सहायक होती हैं। समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है। समुद्र में पानी का आयतन ज्यादा होता है। इसका जवाब है समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है। जैसा कि हमने अभी जहाज वाले उदाहरण में देखा था ना। हाँ, नमक की वजह से पानी भारी हो जाता है। बिल्कुल। नमक के कारण समुद्री पानी भारी होता है और शरीर को ऊपर की तरफ ज्यादा बल से धकेलता है। यही कारण है कि डेड सी जैसे अत्यधिक खारे सागरों में इंसान डूबते ही नहीं है। हाँ, कोई भी इंसान बिना हाथ पैर मारे बहुत ही आसानी से सतह पर तैर सकता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न दाब, निम्न घनत्व, निम्न श्यानता, निम्न तापमान। सही उत्तर है निम्न घनत्व। आसमान में इतने भारी भरकम दिखने वाले बादल असल में पानी की बहुत ही सूक्ष्म बूंदों से बने होते हैं, या बर्फ के छोटे कणों से। जी, और इन कणों के बीच काफी खाली जगह होती है, जिसके कारण बादलों का कुल घनत्व उनके आसपास मौजूद हवा के घनत्व के मुकाबले काफी कम होता है। तो हल्के होने की वजह से वो तैरते हैं। एकदम सही। हल्के होने के कारण ही वे हवा में आसानी से तैरते रहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/9, 1/10, 1/6, 1/4। इसका सही जवाब है 1/10, यानी हिमखंड या आइसबर्ग का
सिर्फ 10% हिस्सा ही पानी के ऊपर दिखाई देता है। और बाकी 90% पानी के अंदर? बिल्कुल, बाकी का 90% हिस्सा पानी के नीचे गहराई में छिपा होता है। यही वो अदृश्य और विशाल खतरा है जिसने टाइटैनिक जैसे जहाज को डुबो दिया था। क्योंकि ऊपर से वो छोटा दिखता है। हाँ, क्योंकि ऊपर से दिखने वाला छोटा सा बर्फ का टुकड़ा नीचे एक पूरे पहाड़ जितना बड़ा होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब घटता है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व बढ़ता है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व घटता है। उत्तर है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। पानी जितना गहरा होता जाएगा, नीचे मौजूद पानी पर उसके ऊपर वाले सारे पानी का वजन उतना ही अधिक पड़ता जाएगा। तो नीचे प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। एकदम। इस भारी दबाव के कारण नीचे की तरफ पानी का धक्का बहुत प्रचंड होता है। इसीलिए बांध नीचे से चौड़े होते हैं। जी, इसी दबाव को सहने और दीवार को टूटने से बचाने के लिए बांधों को हमेशा नीचे से बहुत ज्यादा चौड़ा बनाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। सही विकल्प है, घट जाता है। जब स्केटिंग शूज के पतले ब्लेड का सारा दबाव बर्फ पर पड़ता है तो अत्यधिक दबाव के कारण बर्फ का गलनांक कम हो जाता है और वो पिघलने लगती है। हाँ, वो तुरंत पिघलकर पानी की एक पतली परत बना देती है। ये पानी एक चिकनाई या ल्यूब्रिकेंट का काम करता है जिससे फिसलना आसान हो जाता है। और ब्लेड आगे बढ़ते ही फिर से जम जाती होगी। बिल्कुल, जैसे ही ब्लेड आगे बढ़ता है, दबाव हटते ही वो पानी फिर से जम जाता है। तो अगर इन सभी उदाहरणों को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है कि ये नियम कितने जरूरी हैं। जी, घनत्व, दाब और घर्षण जैसे बल केवल विज्ञान की किताबों में बंद नीरस नियम नहीं है। ये वो जीवंत ताकतें हैं जो ये तय करती हैं कि हमारी दुनिया काम कैसे करती है। आसमान में बादलों के खामोश तैरने से लेकर महासागरों में विशाल जहाज़ों के सफ़र और यहाँ तक कि हमारे रोज़मर्रा के चलने तक, सब कुछ प्रकृति के इन्हीं अदृश्य और सटीक नियमों से मजबूती से बंधा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं।